हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। दोस्तों आज है 28 अक्टूबर 2021 और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 28 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना के द्वारा इन्फेंट्री दिवस यानी कि पैदल सेना दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? दोस्तों इस साल भारतीय सेना ने 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है और ये हर साल मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। भारतीय सेना इसको 27 अक्टूबर को इसलिए मनाती है क्योंकि 27 अक्टूबर 1947 यानी कि देश की आज़ादी के कुछ ही दिनों बाद 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया था जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंदर। तो दोस्तों ये पहली घटना थी जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए कश्मीर घाटी में प्रवेश किया था। तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए हर साल भारतीय सेना के द्वारा इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। और इस बार इंडियन आर्मी ने 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है, ये आपको याद रखना है। भारतीय सेना के इस समय हमारे चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। कमला हैरिस द फेनोमेनल वुमेन, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों कमला हैरिस के बारे में आपको बताएं, ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं इस समय और ये अमेरिका के अंदर उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला बनी थी। तो इन्हीं के जीवन के ऊपर हाल ही में किताब लिखी गई है जिसको भारतीय मूल के एक पत्रकार और लेखक ने लिखा है जिनका नाम है चिदानंद राजघट्टा। तो चिदानंद राजघट्टा ने जो ये पुस्तक लिखी है कमला हैरिस द फेनोमेनल वुमेन, ये कमला हैरिस के जीवन पर लिखी गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? दोस्तों याद रखिएगा अभी इसका नाम बदला नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अभी तो ये रेल मंत्रालय के द्वारा अप्रूव किया जाएगा, उसके बाद ही इसका नाम बदला जाएगा। तो याद रखिए फैजाबाद रेलवे जंक्शन जो है अब इसका नाम हो जाएगा अयोध्या कैंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। अयोध्या जो है साल 2000 आपको पता होगा 2018 में फैजाबाद जो जिला है उत्तर प्रदेश का इसका नाम बदलकर कर दिया गया था अयोध्या। तो अब उसी तरीके से फैजाबाद रेलवे जंक्शन जो है उसका नाम बदलकर किया जाएगा अयोध्या कैंट। और दोस्तों आपको बता दूं कि अयोध्या जिले के अंदर अयोध्या शहर भी है और यहीं पर आपको बताया भगवान राम का जन्म हुआ था। और अयोध्या शहर जो है ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष निरस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? निरस्त्रीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं डिसआर्मामेंट। इसका मतलब होता है हथियारों का उपयोग न करना। तो दोस्तों दुनिया भर में जो हथियारों का उपयोग है उसको कम करने के उद्देश्य से ताकि दुनिया में शांति बहाल हो सके, इसीलिए हर साल निरस्त्रीकरण सप्ताह जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। ये कब से कब तक होता है? ये हर साल संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना दिवस होता है 24 अक्टूबर इस दिन शुरू होता है और फिर 7 दिनों तक चलता है यानी कि 30 अक्टूबर तक। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मूल की अनीता आनंद को इनमें से किस देश का नया रक्षा मंत्री अपॉइंट किया गया है? तो दोस्तों भारतीय मूल की एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनीता आनंद। इनको हाल ही में इनमें से किसी एक देश का रक्षा मंत्री बनाया गया है, उसी देश को आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनाडा। आपको याद होगा पिछले महीने मैंने आपको बताया था कि सितंबर महीने में कनाडा के अंदर जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ का राष्ट्रपति कार्यकाल जीत लिया था और ये इनका तीसरा कार्यकाल होगा। तो अभी क्या है कि इन्होंने अपने इस तीसरे कार्यकाल में अपने मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल किया है और उसी के तहत जो भारतीय मूल की अनीता आनंद हैं इनको अब कनाडा का रक्षा मंत्री बना दिया गया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कनाडा आप सभी जानते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है ओटावा और यहाँ की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। 27 अक्टूबर को किस देश की मेजबानी में 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं ये जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होता है ये हर साल आसियान शिखर सम्मेलन के साथ में ही आयोजित किया जाता है। इस बार आसियान शिखर सम्मेलन जो है ये इसका 38th और 39th एडिशन हो रहा है। अभी 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक आसियान शिखर सम्मेलन जो हो रहा है ये इसका 38वां और 39वां संस्करण है। दरअसल जो आसियान शिखर सम्मेलन होता है ये एक साल के अंदर 2 बार होता है, लेकिन इस साल कोविड-19 महामारी के चलते 38वां और 39वां संस्करण जो है वो एक ही साथ आयोजित किया जा रहा है। और इस बार आसियान का मेजबान कौन है? ब्रुनेई।
तो आसियान का जो मेज़बान होता है वही पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भी आयोजन करता है, क्योंकि इसी आसियान शिखर सम्मेलन के बीच में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो अभी जो 16 पूर्वी शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी अध्यक्षता की है ब्रुनेई ने, और इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया है। उन्होंने वर्चुअली इस सम्मेलन को संबोधित किया। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये जो ईस्ट एशिया समिट होती है इसमें कौन कौन से देश हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें सारे के सारे आसियान कंट्रीज हैं, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें टोटल हैं 10 देश। फिर इसके बाद इसी में अगर हम 6 और कंट्रीज को ऐड कर दें तो इसको मिलाकर बोला जाता है आसियान प्लस 6। और इन 6 देशों में कौन कौन से देश आते हैं, यहाँ पर भारत, चाइना, फिर इसके बाद ये है दक्षिण कोरिया, ये जापान, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इन 6 देशों को अगर हम आसियान में मिला दें तो ये हो जाता है आसियान प्लस 6। तो जब ईस्ट एशिया समिट की शुरुआत की गई थी तो यही 16 देश इसमें शामिल होते थे, 10 आसियान कंट्रीज और ये 6 अन्य देश, ठीक है। लेकिन बाद में जो EAS यानी कि ईस्ट एशिया समिट का 6वां संस्करण हुआ तब इसमें 2 और कंट्रीज को मिला लिया गया। ये 2 कंट्रीज हैं अमेरिका और यहाँ पर रूस। तो अभी के समय ईस्ट एशिया समिट के अंदर टोटल 18 देश हिस्सा लेते हैं और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पर इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो ईस्ट एशिया समिट जो है ये इन्हीं 18 देशों के जो लीडर्स हैं उनका एक सम्मेलन होता है हर साल, जो कि आसियान शिखर सम्मेलन के साथ में ही आयोजित किया जाता है। यानी कि जो कंट्री आसियान शिखर सम्मेलन को होस्ट करती है वही ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन को भी होस्ट करती है, जो कि इस बार है ब्रुनेई। अंतरिक्ष मलबा संबंध प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए हाल ही में किस देश ने CGN-21 नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो दोस्तों जो स्पेस के अंदर अंतरिक्ष कचरा मौजूद है इसको स्पेस डिब्रीज बोला जाता है। इसमें जो हम रॉकेट्स लॉन्च करते हैं उसके पार्ट्स हो सकते हैं, या फिर जिन सैटेलाइट से हमने काम लेना बंद कर दिया है वो भी हो सकते हैं। तो अंतरिक्ष के अंदर ये जो कचरा मौजूद है इसको किस तरीके से निपटाना है, इसी के लिए हाल ही में टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने के लिए चाइना ने एक अंतरिक्ष मलबा शमन प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया है। तो इसी टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने के लिए हाल ही में चाइना ने CGN-21 नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना की राजधानी बीजिंग है। यहीं पर आपको पता है 2022 में विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा। बैडमिंटन टूर्नामेंट डेनमार्क ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों डेनमार्क ओपन 2021 जो है ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था जिसका आयोजन हाल ही में डेनमार्क के अंदर किया गया। तो इसमें आपको सिर्फ 2 विनर के नाम याद रखने हैं, महिला एकल में और पुरुष एकल में। अगर हम महिला एकल की बात करें तो यहाँ पर विजेता हैं जापान की मशहूर बैडमिंटन प्लेयर अकाने यामागुची। तो याद रखिएगा ये जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने डेनमार्क ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। इसमें भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन ये क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। क्वार्टर फाइनल में इनको आन से योंग ने हरा दिया था, जबकि अकाने यामागुची जिन्होंने इस बार टूर्नामेंट जीता है इन्होंने आन से योंग को हराकर ही इस बार का टूर्नामेंट जीता है। अब इसी टूर्नामेंट के अंदर आपको बताना है कि डेनमार्क ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो अगर हम पुरुष एकल की बात करें तो यहाँ पर जो विजेता है उनका नाम है विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन जो हैं ये डेनमार्क के ही हैं। तो डेनमार्क के जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं इन्होंने जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी केंटो मोमोटा को हराकर इस बार डेनमार्क ओपन का खिताब जीत लिया है पुरुष एकल में। जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजीव निगम। डॉक्टर राजीव निगम जो हैं ये CSIR की जो गोवा में लैब है जिसका नाम है NIO यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनियोग्राफी, तो इसके ये पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रहे हैं। इन्हीं को साल 2022 के लिए जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। दोस्तों इनको माइक्रोफॉसिल्स के ऊपर इनके शोध कार्य के लिए इनके आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। इन्होंने माइक्रोफॉसिल्स के ऊपर काफी लंबे समय तक अध्ययन किया है, इसी के लिए इनको 2022 के जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा डॉक्टर राजीव निगम। जर्मन बुक ट्रेड के 2021 शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो जर्मनी का जो शांति पुरस्कार होता है इसको जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा दिया जाता है और इस बार की जो विजेता है इनका नाम है चित्सी डंगरेंगबा। ये जिम्बाब्वे की एक लेखक और फिल्म निर्माता हैं। इन्हीं को 2021 के जर्मनी के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये जर्मनी का शांति पुरस्कार पाने वाली पहली अश्वेत महिला है।
यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि यही पुरस्कार 2020 में भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को दिया गया था, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता है। तो 2021 में दिया गया है जिम्बाब्वे की सित्सी डांग्रेम्गा को। अगला सवाल अब यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आईपीएल 2021 के लिए कितनी नई टीमों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों अभी आपको पता है आईपीएल 2021 का समापन हुआ था, जो कि इसका 14वां संस्करण था। तो अभी तक आईपीएल के अंदर सिर्फ 8 टीमें थी, लेकिन अब 2 नई टीमें शामिल हो गई हैं, यानी कि साल 2022 में टोटल 10 टीमें आईपीएल को खेलेंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 नई टीमें शामिल की गई हैं 2022 के लिए। अब ये 2 नई टीमें कौन कौन सी हैं? एक तो है अहमदाबाद की आईपीएल टीम और दूसरी है लखनऊ की आईपीएल टीम। अभी के लिए इन आईपीएल टीमों का कोई यूनिक नाम या फिर लोगो वगैरह जारी नहीं किया गया है, तो अभी के लिए हम इनको शहर के नाम से ही जानेंगे, अहमदाबाद आईपीएल टीम और लखनऊ आईपीएल टीम। दोनों की स्थापना 25 अक्टूबर 2021 को हुई है और ये पहली बार खेलेंगी 2022 के अंदर। अहमदाबाद आईपीएल टीम का जो होम ग्राउंड है यह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर, और ऐसे ही लखनऊ आईपीएल टीम का जो होम ग्राउंड है यह है एकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम लखनऊ के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि इन आईपीएल टीमों के मालिक कौन है, यानी कि ओनर कौन है। तो याद रखिएगा, जो अहमदाबाद आईपीएल टीम है इसके ओनर हैं सीबीसी कैपिटल पार्टनर्स। इन्होंने 5,625 करोड़ रुपए में बोली जीती है। और इसी तरीके से जो लखनऊ आईपीएल टीम है इसके ओनर हैं आरपीएसजी ग्रुप। आरपीएसजी ग्रुप यानी कि आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, जिसकी स्थापना संजीव गोयनका ने ही की थी। तो इन्होंने 7,090 करोड़ रुपए के साथ में बोली जीती है लखनऊ आईपीएल टीम की। तो दोस्तों इन दोनों टीमों के बारे में आपको याद रखना है, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि विश्व हृदय दिवस 2021 का विषय यानी कि थीम क्या है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, जो वर्ल्ड हार्ट डे होता है ये हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम रखी गई है यूज हार्ट टू कनेक्ट। और दोस्तों आपको बता दूं कि सितंबर महीने की जो मंथली करंट अफेयर्स है वो जल्दी आने वाली है, 1 से 2 दिनों के अंदर अपलोड हो जाएगी। तो वहां पर आप देखिएगा, वहां पर मैं आपको सितंबर महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज और थीम एक साथ कराऊंगा। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सवाल यह है कि 24 से लेकर 28 सितंबर तक इनमें से कौन से शहर के अंदर पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो पहली बार हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 28 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।